हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ साल्ट के थर्ड लेक्चर को लेकर के आए हैं। दो लेक्चर्स में अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने कवर किया है अभी तक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, बाइसल्फेट्स, सल्फाइड्स, बाइसल्फाइड्स, नाइट्रेट्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स एज वेल एज ऑक्सलेट्स। तो जो हमारे पास एक मेन कैटेगरी है साल्ट का, जो जनरली हीटिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो भी मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो कुछ और जो फर्दर पोर्शन हीटिंग इफेक्ट ऑफ साल्ट में बचा हुआ है उसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अगले केस को। अब केस नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। केस नंबर हमारा क्या होगा? हमारे पास कार्बोनेट था, हो चुका है। कार्बोनेट के बाद बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के बाद सल्फेट, बाइसल्फेट, फिर हम लोगों ने क्या कवर किया? सल्फाइट, बाइसल्फाइट, फिर हम लोगों ने कवर किया हाइड्रो ऑक्साइड, फिर नाइट्रेट, और उसी में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखा। तो टोटल 8 या 9 केसेस हो गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग बढ़ा दीजिएगा, मैं इसको 10th में लेकर के आ जाता हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये मान लो कि 10th नंबर केस है। 10th नंबर केस में आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये मेमोरी बेस्ड चीज़ है। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के हीटिंग इफेक्ट को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट अभी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो K2Cr2O7 को अगर आप हीट करें तो K2Cr2O7 के 4 मॉलिक्यूल्स हीटिंग में एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे एंड आफ्टर हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट में, साथ ही साथ कन्वर्ट हो जाता है CrO3 में। ठीक है, ये पहला हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग कंटिन्यू रखने पे ये जो हमारा CrO3 बना था, ये अनस्टेबल होने के कारण, दिस ऑक्साइड इज हाईली अनस्टेबल एंड ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी ये फर्दर डिकम्पोज कर जाता है और डिकम्पोज करके कन्वर्ट हो जाता है Cr2O3 में, Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंपाउंड पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था। ये एक ग्रीन कलर्ड क्रोमियम का ऑक्साइड है। ठीक है, दिस इज ग्रीन रेसिड्यू। तो ये ग्रीन रेसिड्यू का फॉर्मेशन करता है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। साथ में कौन सा गैस रिलीज करता है बाबू? ऑक्सीजन गैस। एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर तो बैलेंस है, यहाँ पे 4 क्रोमियम है। ऑक्सीजन 4 × 3 12। यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। 3 × 2 कितना हो गया? 6, और ये 6 12। ठीक है, तो ये हमारे पास नेट रिएक्शन होता है। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको देखने को मिलेगा 4 K2Cr2O7 को हीट करने पे हमको क्या मिला? पोटेशियम क्रोमेट K2Cr4 प्लस हमको क्या मिला? Cr2O3 सॉलिड ग्रीन रेसिड्यू के रूप में और 3 मोल ऑक्सीजन गैस ये साथ में लिबरेट करता है। ठीक है, दिस इज द होल हीटिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैंने कोशिश करा है कि इसको सिंपल से सिंपल वे में समझा दिया जाए। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं तो जो ग्रीन रेसिड्यू ऑब्टेन होता है वो कौन सा कंपाउंड है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड होगा बच्चों? तो Cr2O3। और कौन सा गैस ये लिबरेट करता है? तो ये आफ्टर हीटिंग ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। तो दिस इज आवर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसी की ही तरह एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को हम लोग कवर करते हैं जो हमारा 11th नंबर में होगा। इसको भी थोड़ा सा आपको 1-2 बार रिपीट करना है। थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा आपको, तो इसको भी थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से रिपीट करना है घर पे। ये हमारे पास है KMnO4 यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम लोग हीट करें
KMnO4 को अगर हम लोग हीट करें तो इसका 2 मोल आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट हो जाता है, इसका 2 मोल आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम मैंगनेट में। KMnO4 कन्वर्ट हो जाता है किसमें बच्चों? तो पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है एज वेल एज ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। एक बार बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते। टोटल 8 ऑक्सीजन, 4 2 6 और 2 8। मैग्नीज इधर 2 है, इधर 1 और 1 2, पोटेशियम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये जो MnO2 है, दिस इज कॉल्ड पायरोलुसाइट, मैग्नीज का ही एक और होता है जो कि ब्लैक कलर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा या कैसा रेसिड्यू मिलेगा? ब्लैक कलर्ड रेसिड्यू मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ये भी केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल क्या सीखा हम लोगों ने सीखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्रोमेट में और ग्रीन कलर का रेसिड्यू देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होता है। ठीक है, और अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेशियम मैंगनेट में, और ब्लैक कलर्ड रेसिड्यू देता है। ब्लैक कलर्ड रेसिड्यू कौन होगा? MnO2, जिसको हम लोग पायरोलुसाइट बोलते हैं, और साथ में ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 केसेस हो गए जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के कलर्ड रेसिड्यू का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें और 1-2 बार रिपीट करें। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट एज वेल एज पोटेशियम डाइक्रोमेट के हीटिंग इफेक्ट को कवर करने के बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है और इम्पॉर्टेंट भी है, और साथ ही साथ पहले के जो हीटिंग इफेक्ट्स आपने देखे हैं उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं, हमारे पास है अगला केस हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट साल्ट्स का हम लोग हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। फॉस्फेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं PO4 ट्रिपल माइनस से। फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? PO4 ट्रिपल माइनस। अच्छा, फॉस्फेट बनता किससे? तो अगर आपको पता हो तो फॉस्फेट का फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि H3PO4 का नाम क्या होता है बताओ? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से 3H+ बाहर निकाल दें, 3H+ आयन बाहर निकाल दें तो हमको कौन सा आयन मिलता है? फॉस्फेट आयन मिलता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या सिंपली फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो आप। तो हमको इससे तीनों H+ रिमूव करने के बाद फॉस्फेट आयन फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो चूंकि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से ही फॉस्फेट आयन फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसी का हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हीट करने से क्या क्या मिल सकता है। तो H3PO4 को अगर हम लोग हीट करें तो ये डिहाइड्रेशन शो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो अगर सिंपली ये एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा हो हीटिंग में तो ये H2O का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक H2O को बाहर निकाल लो इसमें से और जो बचा वो लिख दो, तो बचेगा हमारे पास HPO3। और HPO3 को आपको पता होगा क्या बोलते हैं बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो H3PO4 को अगर हम लोग हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग ये डिहाइड्रेशन शो करता है। क्या शो करता है बताओ? डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के कारण H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। एक पार्ट ये हो गया। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल यानी कि ये डाइमेराइज होकर के पार्टिसिपेट करता है किसमें? हीटिंग इफेक्ट में। यहाँ पे भी रिएक्शन सेम ही होता है। यहाँ पे भी हमारा H2O का मॉलिक्यूल ही बाहर निकलता है, यानी कि डिहाइड्रेशन ही होता है। अब H2O इसमें से निकाल दो और बाकी जो पार्ट बच गया उसको पूरा पूरा लिख दो। तो टोटल 6 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा 4 हाइड्रोजन, 2 फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 8 थे, उसमें से 1 ऑक्सीजन निकल गया, 7 ऑक्सीजन। ठीक है, और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक
एसिड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है कि जब H3PO4 को हीट करते हैं, H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड को हीट करते हैं, तो बच्चों ये दो तरीके से हीटिंग इफेक्ट शो करता है। पहला, डायरेक्टली एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटाफॉस्फोरिक में, और अगर ये डाइमेराइज होकर के डिहाइड्रेशन शो करता है तो उस केस में ये किसका फॉर्मेशन करता है, तो फॉर्मेशन करता है H4P2O7 का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसी के बेसिस पे फॉस्फेट के हीटिंग इफेक्ट को समझेंगे। अब थोड़ा सा समझो, अगर मान लो कि हमारे पास H3PO4 है, डेट इज फॉस्फोरिक एसिड है, तो H3PO4 से कितने तरह के अनायंस फॉर्म हो सकते हैं। अगर एक ही H+ निकला तो एक H+ निकलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा H2PO4 माइनस में, दो H+ निकल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HPO4 डबल माइनस में, और तीनों H+ बाहर निकल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PO4 ट्रिपल माइनस में। दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, तो ये कहलाता है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये क्या कहलाता है, तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये कंपाउंड जो है हमारा कहलाता है हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसको क्या बोलते हैं, तो दिस कंपाउंड इज सिंपली नोन एज फॉस्फेट। ठीक है, तो ये तीन तरह के एनायन का फॉर्मेशन कर सकता है, एक डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, एक हमारे पास हाइड्रोजन फॉस्फेट, और एक हमारे पास सिंपली फॉस्फेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई साल्ट सिंपल फॉस्फेट के फॉर्म में, सिंपल किसके फॉर्म में, फॉस्फेट के फॉर्म में, यानी कि उसमें एनायन कौन सा है, PO4 ट्रिपल माइनस, तो इसमें कोई हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। नो हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, नो हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी ने कहा कि हमारे पास सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4 और मैं इसको हीट कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं, नो इफेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर का कोई दो एनायन रहा जो कि आपका फॉस्फेट ही कंटेन कर रहा है, एक डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और एक क्या है, हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ सोज हीटिंग इफेक्ट। तो ये हमारा बच्चों हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अब किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट शो करता है, तो देखें, अगर हमारे पास अच्छे से नोट कर लेंगे सभी चीज़ों को, अगर हमारे पास H2PO4 माइनस रहा, दैट इज डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट रहा, तो ये हीट करने पे डायरेक्ट H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, डायरेक्ट H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद क्या बना देता है, तो PO3 माइनस। तो PO3 माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो HPO3 क्या होता था, देखो इसलिए मैंने ये पहले आपको बताया, HPO3 क्या होता था, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो एक एसिड से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एट आयन बनता है, तो ये हमारा बच्चों कहलाएगा मेटाफॉस्फेट आयन। ठीक है, तो अगर कोई भी साल्ट कंटेन कर रहा है डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, तो डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट को हीट करने से H2O निकल जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटाफॉस्फेट पे। ठीक है, और एक हमारे पास है HPO4 -2। अगर हम लोग इसको हीट करें, HPO4 -2 को हीट करें, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो देखो इसके पास तो दो हाइड्रोजन है नहीं, तो हम लोग इसके दो मॉलिक्यूल को लेंगे, क्योंकि हमको H2O फाइनली बाहर निकालना है। तो जब हीट करते हैं तो यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन शो होता है और H2O बाहर निकलता है, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ H2O ये कन्वर्ट हो जाता है, देखो P2 2 फॉस्फोरस और 8 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो P2O7। अगर हम लोग निगेटिव देखें तो इस पर कितना निगेटिव होगा, 4 निगेटिव। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट आयन। ठीक है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे है, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड से हमारा क्या बन जाता है, पायरोफॉस्फेट आयन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग कहें कि सर फॉस्फेट में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए सर फॉस्फेट में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, दूसरा हाइड्रोजन फॉस्फेट, एंड द थर्ड वन इज
थर्ड वन कौन सा, सिंपली फॉस्फेट। तो फॉस्फेट कोई हीटिंग इफेक्ट शो नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे पास डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट रहा या हाइड्रोजन फॉस्फेट रहा तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया। और किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट शो करता है, तो ये इस तरह का हीटिंग इफेक्ट शो करता है। और ये हीटिंग इफेक्ट है एग्जाम्पल किसका, तो डिहाइड्रेशन का, जो कि मैंने पहले ही आपको समझा रखा है। यानी कि आपको सिंपल फंडा याद रखना है बच्चों कि कोई भी फॉस्फेट साल्ट हो उसमें डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट या हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो डिहाइड्रेशन को शो करता है। हीट करने से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। अगर हमारे पास डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट रहा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाफॉस्फेट में। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन फॉस्फेट रहा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इतनी चीज़ों को याद रख लेते हैं तो देखिए इस पर फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन हमको मिला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको हीटिंग इफेक्ट लिख के बताना है NaH2PO4 का। हीटिंग इफेक्ट हमको किसका लिख के बताना है बच्चों, NaH2PO4 का। इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ, दिस इज सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। किसी ने कहा कि आप सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट को हीट कर रहे हो, बताओ क्या क्या बनेगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग सिंपली इसके आयन पे चले आएंगे। H2PO4 माइनस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर निकाल करके मेटाफॉस्फेट में। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर NaH2PO4 को हीट किया तो आफ्टर हीटिंग हम लोग पाएंगे कि सर यहाँ से क्या निकल चुका है, H2O निकल चुका है और ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटाफॉस्फेट में, यानी कि NaPO3 में, और साथ में H2O का मॉलिक्यूल बच्चों क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से नोट करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग फॉस्फेट के रिगार्डिंग कवर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, राइट हीटिंग इफेक्ट ऑफ गिवन कंपाउंड्स। पहला हमारे पास है यहाँ पे सोडियम डाईअमोनियम फॉस्फेट है। फर्स्ट कंपाउंड इज NaNH4 होल ट्वाइस PO4। तो देखो एक चीज़ तो आपको पता है कि कहीं पे भी अमोनियम मौजूद हो तो अमोनियम आयन क्या करता है, हीटिंग के बाद NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और NH3 में कन्वर्ट होने के बाद वो H+ आयन प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही बच्चों आप इसको हीट करोगे तो आफ्टर हीटिंग ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na। देखो यहाँ पे कितने अमोनियम आयन है, 2 अमोनियम आयन है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल NH3 का बाहर निकल जाएगा और ये 2 H+ देगा। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा NaH2PO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, जिन लोगों को याद नहीं हो वो थोड़ा सा ध्यान दे। क्या होता है कि NH4+ जो है वो हमारा हीट के बाद कन्वर्ट हो जाता है NH3 में और H+ आयन प्रोवाइड करता है। तो सोचेंगे फिर से कि अगर यहाँ पे हीटिंग होता तो कितने NH4 हैं, टोटल 2 NH4+ हैं। तो यहाँ से 2 अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकलता और 2 H+ इसके साथ कंबाइन करके बना देता है NaH2PO4। अब हम इसमें एनायन जरूर देखेंगे। एनायन कौन सा बच्चों, तो H2PO4 माइनस यानी कि डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। और जब डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है तो डायरेक्टली वो क्या करता है बच्चों, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। यानी कि इसको हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NaPO3 सोडियम मेटाफॉस्फेट में प्लस H2O ये रिलीज करेगा। ये आपको नहीं दिखेगा, फाइनली आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, NaNH4 होल ट्वाइस PO4 और साथ में इसके हीट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, NaPO3 प्लस 2NH3 प्लस H2O। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से फॉस्फेट के हीटिंग इफेक्ट को हम लोग लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास MgNH4PO4। ठीक है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। अगर हम लोग इसको हीट करें तो फंडा हमारा वैसे ही चलेगा। हीट करने पे देखो बच्चों क्या होगा, तो यहाँ से एक H+ निकलेगा और ये एक H+ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा MgHPO4 मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और साथ में कौन सा गैस बाहर निकल जाएगा, NH3। अब ये जो MgHPO4 हमको दिख रहा है ये फर्दर
आपका हीट करने पे क्या होगा, तो डिकम्पोज करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो मैंने अभी जस्ट लिखाया था कि हाइड्रोजन फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे हमको 2 मॉलिक्यूल अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा रिएक्शन भी बैलेंस्ड रहेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से पहले H2O निकाल लो, और H2O निकाल लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखो Mg2, ये हो जाएगा P2। टोटल 8 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन निकल गया तो कितना, 7, और प्लस इधर हमको H2O। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर आप नेट रिएक्शन लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमको ऑब्टेन हो जाएगा हीटिंग के बाद क्या ऑब्टेन हो जाएगा, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mgp2O7 प्लस अमोनिया गैस रिलीज होगा NH3 प्लस H2O हमको ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ऐसे अच्छे अच्छे हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड रिएक्शंस को आप एकदम आसानी से बना सकते हैं, अगर जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान दे करके कवर करें तो, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉस्फेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे हम लोगों ने फॉस्फोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट देखा, उसी तरीके से हमको फॉस्फोरस एसिड का भी कभी कभी हीटिंग इफेक्ट पूछा जाता है। मैं इधर वाले पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ, आप जल्दी से इन सारी चीज़ों को नोट कर लें। तो अब हमारे पास केस नंबर हो जाएगा 12। हमारे पास है फॉस्फोरस एसिड। हमारे पास क्या है बच्चों, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज H3PO3। फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। अब इसके हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये होगा P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, और एक हाइड्रोजन जो है वो फॉस्फोरस से यानी कि सेंट्रल एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एसिड। तो ये वाला पार्ट तो आसानी से H+ के फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन ये जो है, ये चूंकि फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये रिप्लेसेबल H+ आयन की तरह वर्क नहीं करता, और रिप्लेसेबल H+ आयन की तरह वर्क नहीं करेगा तो ये कैसे अब काम करेगा, दिस विल वर्क एज और रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे काम करेगा बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ओवरऑल इस H3PO3 के मॉलिक्यूल को हीटिंग के दौरान रिड्यूस करने का काम करता है। क्या होता है कि जब हम लोग H3PO3 के मॉलिक्यूल को हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो आफ्टर हीटिंग ये इसको रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है फॉस्फीन में, फॉस्फीन गैस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि किसमें, PH3 में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर सोचते हैं तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, +3, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा, यानी कि ये प्रोसेस कौन सा होगा, रिडक्शन। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, फॉस्फीन में, PH3 में कन्वर्ट कर देता है, और प्रोड्यूस करता है 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो एक प्रोसेस तो हो गया, इस हाइड्रोजन के कारण ये रिड्यूस तो हो गया, और चूंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुआ है तो फर्दर अब ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो हैं ये मिलकर के H3PO3 को अब ऑक्सीडाइज भी करना चाहेंगे। तो प्रत्येक नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो एक H3PO3 के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेगा। रीज़न ये है कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5। H3PO3 अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, H3PO4 में। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट में यूज़ करो यहाँ पे। तो क्या होता है कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल H3PO3 को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, H3PO4 में। 3 मोल ऑफ H3PO4 हमको ऑब्टेन हो जाता है। अगर आप इसको नेट लिखें तो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए इस रिएक्शन में, तो 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है PH3 में, प्लस साथ में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉस्फोरिक एसिड
H3PO4 में। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें, मैं इधर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ इसको, तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये ऑक्सीडाइज भी करता है एज वेल एज रिड्यूस भी करता है। ये ऑक्सीडाइज भी करता है एज वेल एज रिड्यूस भी करता है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस पे जेईई में और नीट में बहुत बारी क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो -3, और यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5। तो अगर आप कहें तो यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या बोलते हैं रिडक्शन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट कौन सा फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज भी कर रहा रिड्यूस भी कर रहा, तो हम बोलेंगे कि सर इस तरह का जो रिएक्शन होता है वो हमारा कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है बताओ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी कि फंडा ये बना, आपको याद ये रखना है कि अगर हम लोग कभी भी किसको हीट करें फॉस्फोरस एसिड को हीट करें तो वो डिसप्रोपोर्शनेट करके हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो एक बनाता है फॉस्फीन PH3 और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनाता है तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। यानी कि हीटिंग ऑफ फॉस्फोरस एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमको एक हीटिंग इफेक्ट कवर करना हो, NaH2PO3 का। हमको कहा गया कि NaH2PO3 के हीटिंग के बाद कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, हमको बताएं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से समझें, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होकर के देखें तो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखें हमको क्या दिया गया है NaH2PO3। अब ध्यान दें फॉस्फेट नहीं है, यहाँ पे PO3 है, फॉस्फेट नहीं है, ये क्या है फॉस्फाइट है, ठीक है। तो अगर आप सोचो तो यहाँ से NaH2PO3 को अगर हम आयंस में तोड़े तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+, और साथ में क्या मिल जाएगा हमको H2PO3 पे कितना -1। पहले से ये क्लियर है कि ये चूंकि PO3 माइनस आयन कंटेन कर रहा, तो ये इसी से आपका आया होगा, इसी का ये क्या होगा डेरिवेटिव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस H2PO3 को पहले क्या कर लेते हैं रिड्यूस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ करें, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में बताया गया है कि एक हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस यानी कि सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होता है। दैट्स वाई ये पहले क्या कर जाता है रिड्यूस कर जाता है और फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट जितने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं उसके बेसिस पे ये ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर भी हमारा फंडा जो है वो सेम ही रहेगा। H2PO3 को सबसे पहले हम लोग रिड्यूस कर लेंगे और कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों किसमें PH3 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से कितने हमको नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमको ऑब्टेन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड हमारा बैलेंस भी होना चाहिए। तो बैलेंसिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा, तो उसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं। देखो इधर 3 ऑक्सीजन, इधर हमारे पास फॉस्फोरस, इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं H+ ऐड कर लेते हैं। अब देखो इस तरीके से मैं बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे ये आपका चार्ज को भी बैलेंस रखे एज वेल एज एटम को भी बैलेंस रखे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटल चार्ज 0 है, 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब क्या होता है कि ये जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमको मिला, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन इस H2PO3 माइनस के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, है ना। और फर्दर रिएक्शन करने के बाद ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों, तो ये कन्वर्ट कर देगा फॉस्फेट में, तो PO4 ट्रिपल माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो चूंकि एक आयन को आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो यहाँ पे हमको कितने इसके आयन चाहिए होंगे 3, ठीक है, जो 3 को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दे। तो अब हमारा जो बेसिक फंडा था
कि H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वही यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया और फाइनली हमको बस क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। तो देखो बैलेंस कैसे करें, यहाँ पे टोटल 3 फॉस्फोरस, ऑक्सीजन कितने 4 × 3 12, यहाँ पे हमारे पास 3 × 3 9 + 3 12। तो ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बारे में नहीं सोचना है हमको, बस सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में सोचना है। तो कितने हाइड्रोजन इधर 6, तो इधर मैं 6H+ बच्चों ऐड कर दे रहा हूँ। बैलेंस हो गया। चार्ज को भी देख लेते हैं, 6 पॉजिटिव और ये 9 निगेटिव, इतना बचा 3 निगेटिव और इधर भी हमारे पास 3 निगेटिव। अब इसको नेट ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो ये हमको दिखेगा 4H2PO3-, ठीक है। अच्छा, ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और इधर आपको क्या दिखेगा, PH3 दिखेगा, है ना बच्चों। और इधर आपको साथ में क्या दिखेगा, 3PO4-3 और 6 में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना बचा, 5H+ बचा। तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया, आयोनिक फॉर्म में इसका हीटिंग इफेक्ट लिख लिया है। आयोनिक फॉर्म में इसका हीटिंग इफेक्ट लिख लिया है। मैं इसको इधर अब कर दे रहा हूँ, तब तक आप उसको नोट करो। हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसको आयनिक फॉर्म में अभी तक राइट डाउन कर लिया है। अब हमको नेट प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो देखो हमारा एक्चुअल कंपाउंड कौन सा था, हमारा एक्चुअल कंपाउंड था NaH2PO3। तो मैं क्या करता हूँ, 4 Na+ इधर दे देता हूँ और 4 Na+ इधर दे देता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले पार्ट में। यानी कि अगर मैं उसी सेम रिएक्शन को यहाँ पे लिखूँ, 4H2PO3- से क्या क्या बना बच्चों, तो PH3 बना प्लस 3PO4 ट्रिपल- बना और 5H+ बना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग 4Na+ अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। इधर भी कितना Na+ ऐड करना पड़ेगा बच्चों, 4Na+ ऐड करना पड़ेगा। अब ये कंपाउंड हमारा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 4NaH2PO3 में, और ये आफ्टर हीटिंग हमको प्रोवाइड कर रहा है PH3। अब हमको इन सभी के कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप के साल्ट बनाने हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको डिफरेंट टाइप के साल्ट्स को फॉर्म करना है। देखो कैसे साल्ट बनेगा, तो अगर मैं सोचूं तो हमारे पास साल्ट एक हो सकता है NaH2PO4, क्योंकि फॉस्फेट है और फॉस्फेट कितने तरह का हो जाता है, तो एक डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, एक हाइड्रोजन फॉस्फेट और एक सिंपल फॉस्फेट। तो पहले मैंने सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट सोच लिया। एक और क्या बन सकता है, तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन सकता है, और एक क्या बन सकता है बच्चों, तो सोडियम फॉस्फेट बन सकता है। तो यही हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमारे पास टोटल सोडियम कितने हैं, तो 4 है। टोटल 4 सोडियम है, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और फॉस्फेट कितने हैं 3 PO4-3 है। ठीक है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको थोड़ा सा सोचना है। तो सोचो कि हमको 4 सोडियम को कंज्यूम करना है और 4 सोडियम को कंज्यूम करने के क्रम में 5 हाइड्रोजन भी मेरा कंज्यूम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका 2 मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। इसका कितना मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, इसका 2 मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो 2 सोडियम यहाँ से आ जाएगा और हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे बच्चों 4, और फॉस्फेट हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसका कितना बना लेता हूँ 1। देखो तो ये हमारा बन जाएगा 2NaH2PO4 और साथ में हमारा एक मॉलिक्यूल किसका बन जाएगा Na2HPO4। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास टोटल फॉस्फेट कितने कंज्यूम हो गए, तो 2 और 1 3। ठीक है, हाइड्रोजन 2 × 2 4 और 1 5। ठीक है, ये पर सोडियम 2 और 2 4, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा। अब देखो इसमें कहीं भी हम लोगों ने मतलब जो याद करने वाला फंडा होता है कि अब इसको रट्टा मारो, वो कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया। सब चीज़ों को बेसिक तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन बाई प्रैक्टिस आप इसको बहुत कम कर सकते हो। बहुत कम टाइम में इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये एक मेथड पे बेस्ड आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो जब भी कोई प्रॉब्लम के लिए आपको एक मेथड मिल जाता है याद करने का, जो एक हम लोगों को जो एक बर्डन दे दिया जाता है कि आप इसको रट लो, रट्टा मार लो, तो उस कॉन्सेप्ट को छोड़ करके हम लोग अगर इस मेथड से सॉल्व करें तो ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर करें। और ये हमारा रहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फाइट, दैट इज H3PO3। ये हमारे पास क्या है, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फोरस एसिड से जो बनेगा वो हमारा कौन सा साल्ट होगा, फॉस्फाइट साल्ट होगा।
तो प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो पहले के कंपैरिजन में और बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे तरीके से अभी तक कवर करते आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि NaNH4HPO3 का हीटिंग इफेक्ट आप लिखें। तो अगर हम इसका हीटिंग इफेक्ट लिखें तो एकदम शुरू से चलते हैं, एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं, जो हम लोगों ने लेक्चर्स के दौरान सीखा है। तो अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो बताओ यहाँ पे जो NH4 है ना, NH4 क्या दे देता है बच्चों? H+ दे देता है। H+ दे करके और किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्ट हो जाए किस में? तो एक H+ देगा और एक H पहले से है, तो NaH2PO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अभी जस्ट इसी कंपाउंड का हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट देखा है। अगर हम लोग NaH2PO3 को हीट करें तो बच्चों हीट करने पे क्या बन जाता है? तो यहाँ से बन जाता है फॉस्फीन PH3, साथ में क्या मिलता है? तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaH2PO4 और साथ में एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है? Na2HPO4 का। ये तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इस पर कोई ज़्यादा टाइम हम लोगों ने नहीं लगाया। और जहाँ तक आपको याद हो तो इसका हमको कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ता था? 4 मॉलिक्यूल। और अगर इसका 4 मॉलिक्यूल चाहिए तो ओवरऑल यहाँ पे भी ये 4 मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नेट लिखें तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 4NaNH4HPO3 और इसके हीटिंग से बच्चों क्या मिल जाएगा? 4NH3 प्लस PH3 प्लस 2NaH2PO4 प्लस Na2HPO4। तो देखो इतने अच्छे क्वेश्चन को एकदम मिनटों में हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। मिनटों क्या, 1 मिनट भी नहीं लग रहा। अगर आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी कम टाइम में आप इस तरह के हीटिंग इफेक्ट को लिख सकते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है इसको स्किप करके बाहर निकल जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं लेंगे और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं तो चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है। इनऑर्गेनिक जो है वो कभी भी सिर्फ याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता। इसको आप अगर कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको खूब याद रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता याद नहीं रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ता है, बट ऐसा कोई कहे कि पूरा याद रखना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक एग्जाम्पल किसके कॉरस्पॉन्डिंग? तो फॉस्फाइट साल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग। अब हम लोग अगले केस की तरफ मूव करते हैं। नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप अपने अनुसार दे दीजिएगा एग्जैक्ट नंबर। मैं 13 लिख रहा हूँ। 13th टाइप जो होगा हमारे पास, 13th टाइप है H3PO2 का। याद करो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? बताओ। हम लोगों ने कवर किया फॉस्फोरिक एसिड के बाद कवर किया फॉस्फोरस एसिड के बाद ये कंपाउंड हमारे पास है जो कहलाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड के हीटिंग इफेक्ट को हमको अच्छे तरीके से कवर करना है, समझना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर एक P डबल बॉन्ड O कंटेन करेगा, एक P सिंगल बॉन्ड OH कंटेन करेगा और 2 हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। एकदम सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं जो हम लोगों ने पहले अप्लाई किया है। तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? फॉस्फोरस से कनेक्टेड। यानी कि ये H+ के रूप में क्या बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ओनली दोज हाइड्रोजन्स आर रिप्लेसेबल विच आर कनेक्टेड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये वाला जो है हाइड्रोजन ये H+ के रूप में बाहर निकल सकता है, बट दिस हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन। और अगर ये H+ आयन के फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका क्लियर सा मीनिंग ये है कि ये कैसे वर्क करेगा? तो ये वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझा था। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या होता है बताओ? तो कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करा तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। किस में रिड्यूस कर देगा? तो PH3 में रिड्यूस कर देगा। और अगर ये PH3 में रिड्यूस हुआ तो कितना नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा? 2 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब अब हमको इस H3PO2 के जो फर्दर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका इन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके
क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीडाइज करके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, H3PO4 में। अगर H3PO4 में कन्वर्ट हो गया ये, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, तो 2 मॉलिक्यूल्स थे H3PO2 का, और ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है, यानी कि एक ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक रिड्यूस कर रहा है, और ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये हमारा हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो 1, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है PH3 में, और साथ में किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो H3PO4 में। साथ में किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, H3PO4 में। यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 5 और यहाँ पे कितना है, -3। तो +1 से -3 क्या है, रिडक्शन, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें +1 से +5, तो ये क्या है बच्चों, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। यानी कि यहाँ पे भी हम बोलेंगे ये जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखा, या ये जो हीटिंग इफेक्ट लिखा, ये डिसप्रोपोर्शनेशन, ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड के हीटिंग इफेक्ट को कंसेप्चुअली याद रख सकते हैं। और ध्यान रखेंगे ये भी कि अभी जो चीज़ें हम लोग हीटिंग इफेक्ट में कवर कर रहे हैं, ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं कि ये एक ही बार आप लोग पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये जब आप P ब्लॉक पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फेट्स आएंगे ही, फॉस्फेट्स का हीटिंग इफेक्ट आप देखेंगे ही वहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस रिपीट हो जाएंगे डायरेक्ट। फिर जैसे हम लोगों ने इससे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट एज वेल एज पोटेशियम परमैंगनेट का हीटिंग इफेक्ट देखा, तो वो D ब्लॉक में आप कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, लेकिन आपके पास एक तरीका होगा, एक वे होगा, एक मेथड होगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है समझने का। तो वहाँ पे आपको बहुत ये ईजी लगेगा और वहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट करें अच्छे तरीके से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के हीटिंग इफेक्ट को कवर करने के बाद चलिए हम लोग इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, जिससे उसके हीटिंग इफेक्ट को अच्छे तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया जा सके। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया है। 3 टोटल सॉल्ट हैं और इन सभी डिफरेंट सॉल्ट्स के हीटिंग के बाद आपको प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होगा ये आपको लिखना है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ और बाकी जो 2 क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है खुद से, और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल जाए कि आप चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो और आप वीडियो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखते हो या नहीं देखते हो। ठीक है, तो चलिए मैं पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो हमारा अप्रोच जो होगा सॉल्व करने का सेम ही तरीके का होगा जैसे हम लोगों ने अभी सीखा है। तो NaH2PO2, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो इसको आयंस में तोड़ देते हैं। तो NaH2PO2 को आयंस में तोड़ोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस एज वेल एज H2PO2 माइनस में। ठीक है, इसको अगर हम लोग आयंस में तोड़ें तो ये कुछ इस तरीके से कैटायन एज वेल एज एनायन में टूट जाएगा। हमको मेनली इस एनायनिक पार्ट से मतलब है H2PO2 माइनस से। तो H2PO2 माइनस जो है ये सबसे पहले हीट करने के बाद क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसको रिड्यूस कर देगा। और रिड्यूस करके क्या बनाता है बच्चों, तो फॉस्फीन बनाता है, प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन का ये फॉर्मेशन करेगा। फिर फर्दर हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। इधर आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इस तरफ एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐड कर लेंगे H प्लस के फॉर्म में। पहले की ही तरह चल एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न। हमारे पास जो मेथड है, आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो फिक्स है। ठीक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मॉडिफाई करते चलना है डिफरेंट टाइप के साल्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये 2 नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो 2 नेसेंट ऑक्सीजन बना है ये H2PO2 माइनस के साथ फर्दर रिएक्शन करके इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा किसमें, तो फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, है ना। फॉस्फेट यानी कि PO4 ट्रिपल माइनस में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन हमारे पास इधर 2 दिख रहे हैं, इधर मैं 2H प्लस ऐड कर देता हूँ। फॉस्फोरस भी दोनों तरफ हमको एक ही दिख रहा है, यानी कि सेम है। ओवरऑल अगर आप इसको ऐड करें तो ये हमारा ऑक्सीजन कट जाएगा
और हमको मिलेगा 2H2PO2 माइनस जो है ये प्रोवाइड कर रहा है फॉस्फीन PH3, साथ में प्रोवाइड कर रहा है PO4 ट्रिपल माइनस प्लस ये 2H प्लस में से एक H प्लस निकल जाएगा तो एक H प्लस हमको ऑब्टेन होगा। अब थोड़ा सा सोचें, हमारा जो ओरिजिनल कंपाउंड था वो कौन सा था, NaH2PO2 है ना, और यहाँ पे हमारे पास H2PO2 माइनस यानी कि उसका एनायन है मौजूद। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ अपनी मन से 2 Na प्लस ऐड कर देंगे, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि हमको ओरिजिनल साल्ट मिल जाएगा जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया था। जैसे ही 2 Na प्लस ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ये क्या बन जाएगा 2NaH2PO2 आफ्टर हीटिंग प्रोवाइड्स फॉस्फीन प्लस, अब इससे हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, तो Na2HPO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो दिस इज द फाइनल हीटिंग इफेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं। हिंट की ऐसे ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे भी तो कॉन्सेप्ट वही है, H2PO2 माइनस यहाँ से मिलेगा। देखो H2PO2 माइनस को इसी सेम तरीके से लेकर के चलेंगे। एक क्या डिफरेंस होगा, ये जो NH3 है ये ये जो अमोनियम आयन है यानी कि NH4 जो है वो NH3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और H प्लस प्रोवाइड करेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को आप लेकर के चलेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इसको H2PO2 माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और फिर सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। और अगर ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहा है, आपके पढ़ाई को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे कि कब नए वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और आप नीडी स्टूडेंट्स यानी कि जो भी अभी जेईई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियोस शेयर करें, जिससे उनको भी ये बेनिफिट मिल पाए। ओके, थैंक यू।